जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस चेन्नई हाईजैक शिप लीला नॉरफ्लॉक के पास सोमालिया तट पर पहुंच गया और आईएनएस चेन्नई ने मार्कोस कमांडो के साथ साथ अपना हेलीकॉप्टर भी लॉन्च किया और समुद्री डाकुओं को जहाज छोड़ने की सख्त चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भारत ने MQ-9B पीडिएटर ड्रोन P-8I एयरक्राफ्ट को भी तैनात कर दिया है और मार्कोस ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया था और शोपिया के छोटी गांव में एक आतंकवादी को मार गिराया। रशिया की आपत्ति के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में हमने कोई तोपखाना गोला बारूद नहीं भेजा है। इसरो 2024 में गगनयान के लिए एक पैड अबॉर्ट टेस्ट और एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित करेगा। टाटा व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को भारतीय सेना के द्वारा विदेशों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए चुना गया है और इन WHAPC को अतिरिक्त सुविधाओं के साथ इन सर्विस QRFB मीडियम व्हीकल्स में अनुकूलित किया गया है। एक हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट में कहा है कि रक्षा मंत्रालय को DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड का बजट बढ़ाना होगा। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को भविष्य के पावर प्लांट के लिए अपग्रेडेबल इंजन बे मिलेगा और आप सब जानते हैं कि अमेरिकी F414 इंजन के द्वारा भारत के तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को पावर मिलेगी, लेकिन भविष्य में इन फाइटर जेट्स पर और अधिक शक्तिशाली इंजन लगाया जाएगा, जिसके लिए इसका एक मॉड्यूलर इंजन बे होगा और इसी तरीके से भारत का जो 5वीं पीढ़ी का AMCF फाइटर जेट है उसमें भी इसी तरीके का अपग्रेडेबल इंजन बे होगा। दरअसल F414 इंजन लगभग 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जो कि तेजस मार्क 2 को पर्याप्त मात्रा में पावर देगा। लेकिन दोस्तों, भविष्य को देखते हुए भारत इन फाइटर जेट्स को और ज्यादा अपग्रेड बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल ये जो मॉड्यूलरिटी है वो ये बात भी सुनिश्चित करती है कि जब इंजन अपग्रेड का समय आता है किसी भी फाइटर जेट का, खास करके तेजस मार्क 2 का जब आएगा, तो जो चेंजेस किए जाएंगे वो और आसानी से हो पाएंगे इन फाइटर जेट्स में। और जो नया 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट का इंजन तैयार होगा जिस पर वर्तमान में काम चल रहा है, वो लगभग F414 इंजन के ही समान आकार यानी कि साइज का होगा, जिससे कि AMCF मार्क 2 में इंटीग्रेट होने पर भी जो एयर इनटेक और इंजन बे में जो बड़े मॉडिफिकेशन होते हैं या फिर आप समझिए संशोधन होंगे, उनकी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि F414 इंजन शुरू में AMCF मार्क 1A को भी पावर देगा और जब स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन तैयार हो जाएगा तो वो AMCF मार्क 2 फाइटर जेट्स के बैच पर लगेगा। अमेरिकी इंजन AMCF पर लगाना इसलिए भी जरूरी है ताकि भारत के इस प्रोग्राम में देरी ना हो सके, लेकिन इससे ज्यादा ताकतवर इंजन तैयार किया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि TEDBF जो भारतीय नौसेना के लिए बनेगा उसमें भी F414 इंजन तो लगाया जाएगा, लेकिन ये फाइटर जेट भी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट क्लास का जो नया इंजन होगा उसे भी इनमें लगाया जाएगा। बात साफ हो जाती है कि जो काम तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के मॉड्यूलर इंजन बे डिजाइन को लेकर किया जा रहा है वो भारत की एयर पावर को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम भी है। भारत चाहता है कि आने वाले वर्षों में उभरते हुए खतरों का सामना करने में अपने आप को मजबूत और बेहतर फाइटर जेट के बेड़ों का आधार तैयार किया जा सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सबको डिफेंस अपडेट में मैंने बताया भी था और खबरें भी आई थी कि पाकिस्तान की नजर चाइना के J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट पर है। क्या ये पाकिस्तान का गेम चेंजर प्लान है या फिर एक प्रचार, और साथ ही ये भारत के लिए कितना घातक है, इस बारे में एक खास रिपोर्ट भी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान जो चाइना की J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल करने की योजना बना रहा है, इससे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ जाएगा, क्योंकि J-31 फाइटर जेट जो कि एक उन्नत स्टेल्थ क्षमताओं वाला फाइटर जेट कहा जाता है, इसे स्पेशली दुश्मन के हवाई क्षेत्र में गहराई तक घुसने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एक ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इसकी बढ़ी हुई शक्ति और पेलोड क्षमता इसे प्रदान करता है, जो कि आधुनिक हवाई युद्ध में इसे एक मजबूत दावेदार बनाता है। लेकिन दोस्तों, J-31 की कीमत और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो पाकिस्तान के लिए चुनौती है। ये मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान कितनी संख्या में J-31 फाइटर जेट्स को शामिल करता है। लेकिन अनुमान ये लग रहा है कि जिस तरीके का चुनौती पाकिस्तान में आर्थिक रूप से आ रखी है, उसे देखते हुए ये कम से कम एक स्क्वाड्रन J-31 की शामिल कर सकता है। अब दोस्तों, भारतीय वायुसेना का J-31 पर क्या उनकी प्रतिक्रिया है वो भी आप जान लीजिए। दरअसल भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने अभी पाकिस्तान के J-31 फाइटर जेट परियोजना पर एक नपीतुली प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने इस फाइटर जेट की क्षमता को एक्सेप्ट किया है, दोस्तों स्वीकार किया है। लेकिन भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हमारे मौजूदा शस्त्रागार और भविष्य के अधिग्रहणों पर हमारा पूरा विश्वास है। वे बताते हैं कि J-31 की स्टेल्थ क्षमताएं उतनी अत्याधुनिक नहीं हो सकती जितनी शुरू में मानी गई थी, जो कि भारतीय वायुसेना की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती थी। भारत का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट, जो कि भारत की एयर पावर का एक मुख्य आधार है, वो अलग अलग सिनेरियोज में काफी इफेक्टिव साबित हुए। भारतीय वायुसेना के ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट चाइना के J-31 फाइटर जेट का प्रभावी ढंग से पता लगा सकता है और उन्हें इंगेज कर सकते हैं। साथ ही जो कि J-31 का जो
मुख्य लाभ है उसकी स्टेल्थनेस है, उसे समाप्त कर सकता है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 फाइटर जेट और 5वीं पीढ़ी का भारत का AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम पाकिस्तान के द्वारा J-31 के अधिग्रहण से प्रभावित नहीं है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में जो अत्याधुनिक आईएसआर रडार है और जो भारतीय वायुसेना इन फाइटर जेट्स को सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत अपग्रेड कर रही है, उससे J-31 को कोई बढ़त नहीं मिलने वाली। इतना कहा जा रहा है कि J-31 पाकिस्तान को 4 से 5 वर्षों के भीतर मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इससे पाकिस्तान को एक एज जरूर मिलेगी भारत के खिलाफ। लेकिन दोस्तों यहाँ भारत की एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो AMCA प्रोग्राम है वो प्रोग्राम को अभी CCS का अप्रूवल मिलना बाकी है और 2030 तक AMCA तैयार हो सकता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर पाकिस्तान J-31 खरीदकर भारत पर एक बढ़त बना लेता है तो ये कहीं ना कहीं एक टेंशन का विषय जरूर बनेगा। ऐसे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि भारत को कम से कम 2 स्क्वाड्रन Su-57 फाइटर जेट या फिर Su-75 की खरीदनी चाहिए ताकि भारत अपने AMCA प्रोग्राम को अपने समय से तैयार कर सके। लेकिन दो दुश्मनों को देखते हुए भारत के पास कम से कम 2 स्क्वाड्रन Su-57 फाइटर जेट्स की होनी चाहिए। फिलहाल आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने एक इलेक्ट्रिकल रिग बनाई है एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल लाइन रिप्लेसेबल यूनिट होंगी तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर जेट के लिए। और ये भारत में पहली यूनिक टेस्ट फैसिलिटी होने वाली है जो पहली बार भारत में बन रही है। और आपको बता दें कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL की योजना ये है कि इस टेस्ट फैसिलिटी में फ्यूचर प्रोग्राम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि UAV और अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स की इलेक्ट्रिकल सिस्टम की टेस्टिंग भी शामिल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अडानी ग्रुप अब तेलंगाना में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जिसमें कि रक्षा विनिर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी ढांचे स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि अडानी ग्रुप का इरादा है कि वो रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर भारत का फोकस बढ़ाएगा, जिसमें कि मिसाइलें और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स के लिए उत्पादन सुविधाएं स्थापित की जाएंगी, जिसकी वजह से यहां पर बड़ी संख्या में नौकरियां भी जनरेट होंगी और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में भी एक बड़ा योगदान मिलेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO ने फ्यूचर मेन बैटल टैंक यानी कि FMBT के लिए एक प्रोटोटाइप डार्टरेन 1500 हॉर्स पावर इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो कि भारत के रक्षा क्षेत्र में अपनी तकनीकी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और ये इंजन भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के सहयोगात्मक प्रयास का एक उत्पाद है, जो कि भारत के बख्तरबंद युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने की खोज में एक प्रमुख कंपोनेंट भी होगा। दरअसल भारत 2030 से आयातित रूसी T-72 टैंक यानी कि अजय टैंक की जगह लेने वाला फ्यूचर मेन बैटल टैंक को तैयार करा है, जिसमें कि डार्टरेन 1500 हॉर्स पावर का ये जो इंजन है वो लगाया जाएगा। आखिरकार भारत सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चाइना को चुनौती देने की पूरी तैयारी कर ली है और अब अरुणाचल प्रदेश में फ्रंटियर हाईवे पर काम शुरू हो चुका है और इसे 2027 तक पूरा करना है। जैसे कि मैंने बताया ये प्रोजेक्ट चाइना को काउंटर करने के लिए, मतलब साफ है कि भारतीय जवानों तक फौरन किसी भी तरीके की जो सामग्री है, चाहे वो लॉजिस्टिक है या फिर एमुनेशन है, उन्हें आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। दरअसल चाइना ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के पास अपने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं और काफी तेजी से वो निर्माण कर रहा है, इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और इस पर वो अपना दावा ठोकता है। जो गांव चाइना ने बनाए हैं वो दरअसल ये गांव नहीं है, बल्कि वो चीन की आर्मी के कैंप्स हैं। बाकायदा भारत सरकार ने अब इस फ्रंटियर को बनाने के लिए टेंडर भी जारी किया है। इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत करीबन 27,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है और यह भारत की सबसे कठिन और सबसे बड़ी सीमा सड़क परियोजनाओं में से एक है। एक बार ये पूरी तरीके से तैयार हो जाती है तो LAC के बगल में तवांग के पास बोमडीला से म्यांमार सीमा के पास विजयनगर तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बता दें कि भारत अरुणाचल प्रदेश में लगातार बुनियादी ढांचों को विकसित कर रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो को एक और बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि इसरो ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी यानी कि ईंधन सेल टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और ये इसरो के फ्यूचर मिशन और डेटा कलेक्ट करने के लिहाज से ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस टेक्नोलॉजी के मदद से फ्यूल रिचार्ज किया जा सकता है, जिससे कि कोई उत्सर्जन भी नहीं होता है और ये अंतरिक्ष में जो ऊर्जा है उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा ये तकनीक पीने के पानी के लिए भी सबसे बेहतर है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में 100 वाट कैटेगरी के पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल पर आधारित पावर सिस्टम जिसे कि FCPS कहा जाता है, उसका इसरो ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और PSLV C-58 मिशन के साथ पोएम को भी लॉन्च किया था। इसका अंतरिक्ष में परीक्षण भी किया गया और ये सफल रहा और इस टेस्ट के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मदद से
हाई प्रेशर वेसल में 108 वाट ऊर्जा उत्पन्न की गई थी। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से ऊर्जा को उत्पन्न किया गया था और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का काफी फायदा मिल सकता है और वाहनों में बैटरीज की जगह इस टेक्नोलॉजी को स्थापित करने पर भी बातचीत चल रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने अब प्रमोशन की नई पॉलिसी लागू की है और ये जो पॉलिसी है वो 2 स्टार और 3 स्टार जनरल के लिए है। यानी कि अब जो अधिकारी मेडिकली फिट होगा उसे ही प्रमोशन दिया जाएगा। पहले ये नियम दोस्तों लागू नहीं था, लेकिन स्टाफ पोस्टिंग में भी अब पूरी तरीके से जो फिट ऑफिसर होंगे उन्हें ही प्रमोट किया जाएगा। भारतीय सेना अब वेटेज यानी कि नंबर को लेकर भी बड़ा बदलाव करने की योजना तैयार कर रही है, जिसके लिए एक अध्ययन चल रहा है। इस नई प्रमोशन पॉलिसी में फिट रहने पर फोकस किया गया है। बात साफ है कि ऑफिसर अगर पूरी तरीके से फिट है तो उसे तभी ब्रिगेडियर या फिर कर्नल रैंक में कमांड पोजीशन दी जाएगी। अगर वो शेप 1 में फिट नहीं बैठता है तो वे स्टाफ पोस्टिंग में सीमित रहेंगे। हालांकि इससे पहले शेप 1 ना होने की वजह से मेजर जनरल या फिर लेफ्टिनेंट जनरल बन जाया करते थे और उन्हें स्टाफ पोस्टिंग ही मिल पाती थी। नई पॉलिसी में साफ तौर पर कहा गया है कि ऑफिसर मेडिकली फिट नहीं होगा उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा और वो ब्रिगेडियर से ऊपर प्रमोट नहीं हो पाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कंपनी ने हाल ही में विक्रम 1 स्टेज 2 यानी कि कलाम 250 फ्लेक्स नोजल एक्चुएशन टेस्ट का सफल समापन किया है, जो कि इसके ऑर्बिटल लॉन्च की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि इस परीक्षण ने स्काईरूट के इनोवेटिव इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स, फ्लेक्स सील और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रदर्शन को मान्य कर दिया है और ये प्रमुख कंपोनेंट कलाम 250 इंजन को चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि लिक्विड ऑक्सीजन और मीथेन द्वारा संचालित एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है। इस सफल परीक्षण के साथ स्काईरूट अब कलाम 250 इंजन की हॉट फायरिंग करने के एक कदम और करीब है, जो विक्रम 1 रॉकेट के लॉन्च होने से पहले एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हॉट फायरिंग में जमीन पर पूरे जोर पर इंजन को प्रज्वलित किया जाएगा और लिफ्ट ऑफ के दौरान अनुभव की जाने वाली स्थितियों का अनुकरण किया जाएगा। विक्रम 1 एक सिंगल स्टेज वाला सब ऑर्बिटल रॉकेट है, जो कि छोटे पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका सफल प्रक्षेपण न केवल स्काईरूट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाली पहली निजी भारतीय कंपनी बना देगा, बल्कि भविष्य में बड़े रॉकेट और सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।